बाबू मोहनलाल, जिनका बेटा श्रवण आज एमबीए में प्रथम श्रेणी से पास हुआ था, जब श्रवण घर पर आया तो बाबू मोहनलाल उसे देखकर कहने लगे, बेटा तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुबह से ही आज बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। सामने खड़ी श्रवण की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी। इतने में श्रवण ने कहा, पिताजी मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी आपको तो पता ही है कि आज के समय में अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन बेटा तुम्हें किस बात की मुश्किल है? नहीं पिताजी, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। ऑस्ट्रेलिया? ये सुनकर दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। लेकिन बेटा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसीलिए, केवल इसीलिए ही मैं आपको ये बताने से डर रहा था। मुझे पता था कि आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में जाकर नौकरी करने का सपना रहा है, और आज जब ये सपना पूरा होने वाला है तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। श्रवण की बातें सुनकर उसकी माँ और पिता दोनों की आंखों में अजीब सा दुख उमड़ आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया है। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे, जबकि श्रवण अपनी बात कहने के बाद अपने कमरे में जा चुका था। उस रात श्रवण की माँ और पिताजी दोनों चिंता में ही डूबे रहे। वे दोनों श्रवण के बचपन की यादों को याद करने लगे। श्रवण के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। श्रवण की माँ कहने लगी, बचपन में तो श्रवण मुझे अपनी आंखों से जरा सा भी ओझल नहीं होने देता था, और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। जब आप काम से वापस लौटते थे, कैसे दौड़ता हुआ आपकी टांगों को कसकर पकड़ लेता था। श्रवण के पिता भी ये सब बातें याद करके भावुक हो रहे थे और कहने लगे, वो दिन था और आज का दिन है जब हमारा वही श्रवण हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसे ही चिंताओं से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू भी नहीं पाई। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा श्रवण तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, श्रवण एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर श्रवण की माँ ने रूंधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? श्रवण कहने लगा, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। वहां पर मेरा दोस्त है नितिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यहाँ के काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने अपने दोस्त से भी मिल आऊंगा। श्रवण की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई। तब श्रवण के पिता ने बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? श्रवण बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश में नौकरी करने से मिलेगा उतना पैसा मैं यहाँ पर कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। तब श्रवण स्पष्ट शब्दों में कहने लगा, पिताजी मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी ही तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करता रहूं? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर वो बिना नाश्ता किए ही अपना बैग उठाकर चल दिया। बाबू मोहनलाल अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बन गए थे। कुछ घंटों के सफर के बाद श्रवण दिल्ली पहुंचा। उसका दोस्त नितिन उसे अपने घर में ले आया। नितिन के घर में उसके माता पिता और भाई भाभी रहते थे। नितिन ने अपने दोस्त श्रवण का परिचय अपने घर वालों से करवाया। नितिन ने अपने पिताजी को बताया कि श्रवण विदेश जाना चाहता है,
इसीलिए पासपोर्ट से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वो दिल्ली आया है। नितिन के पिताजी को ये बात शायद पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, तुम्हें यहीं पर रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तब श्रवण ने कहा, अंकल जी, मेरे माता पिता ने बहुत ही संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसीलिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ ताकि अच्छे पैसे कमाऊं और उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। नितिन श्रवण को अपने घर में बने हुए गेस्ट रूम में ले गया। काफी देर तक दोनों मित्र आपस में बातें करते रहे। गेस्ट रूम के सामने ही एक कमरा बना हुआ था जहां से रह रहकर खांसने की आवाजें आ रही थी। बात करते करते नितिन भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब नितिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो श्रवण ने उठकर उस कमरे में झांका। देखा कि एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। श्रवण उनके पास गया और उनको सहारा दिया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा और उन्हें पानी भी पिलाया। 2-4 घूंट पानी पीकर दादाजी श्रवण को सवाल भरी नजरों से देखने लगे। श्रवण उनकी नजरों में छिपे हुए सवाल को तुरंत समझ गया और बोला, जी, मैं नितिन का दोस्त श्रवण हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। बूढ़े दादाजी ने ये बात सुनकर उसे आशीर्वाद दिया। श्रवण को उनकी हालत देखकर काफी दुख हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उनके पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए और श्रवण का हालचाल जानने लगे और फिर दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी, खांसी में कुछ आराम है? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन श्रवण अपने दोस्त के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए घर से निकल गया। दोपहर बाद जब वे दोनों वापस आए तो देखा कि नितिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। वे लोग सभी मिलकर दादाजी की सेवा कर रहे थे। दादाजी की हालत आज कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। श्रवण भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादाजी और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की भी कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना, उठकर बैठाना। 2-3 दिन में ही श्रवण को बूढ़े दादाजी के साथ खासा लगाव सा हो गया था और दादाजी भी उसका चेहरा देखकर खिल उठते थे। अपने दोस्त के घर में आए हुए श्रवण को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब श्रवण उठा तो देखा कि सामने बूढ़े बाबा के कमरे में सभी लोग मौजूद थे। डॉक्टर साहब दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। वे रह रहकर कराह रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया। परिवार के सभी लोग मायूस थे। नितिन के पिताजी बूढ़े दादाजी के पास आए और उनसे कहने लगे, पिताजी, अमित को फोन लगाऊं क्या? ये बात सुनते ही दादाजी की आंखों में पानी आ गया। उनके चेहरे से संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। आंसुओं से भरी अपनी आंखें उन्होंने बंद कर ली। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन श्रवण को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था, आखिर ये अमित कौन है जिसका जिक्र नितिन के पिताजी कर रहे थे? ये प्रश्न उसे विचारों के दलदल में धकेल रहा था। सोच रहा था, अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे? क्यों उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू आने लगे? परंतु वे फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब वो नितिन से मिला तो वह अपने आप को रोक ना सका और इस सवाल का जवाब नितिन से जानना चाहा। नितिन ने उसे बताया कि अमित इन दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर श्रवण भौचक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो तुम्हारे पिताजी इनके क्या लगते हैं? फिर नितिन ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का नाता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वे मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी और बड़े ही अच्छे शिक्षक थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं
केवल इन्हीं के कारण है। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर नितिन के पिताजी भी कमरे में आ गए। श्रवण से कहने लगे, बेटा श्रवण, यह दुनिया बहुत ही खराब है। यहाँ सभी रिश्ते मतलब के हो चुके हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, और जब मतलब पूरा हो जाता है तब रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनके बेटे ने ही इन्हें छोड़ दिया। वह बेटा जो उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने और बहुत वर्षों के इंतजार के बाद मिला था, जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से शादी भी कर ली और वहीं घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो वो पहले ही बेच चुका था और अपने माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया। उसकी माँ ये सदमा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन बूढ़े पिताजी अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए। एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए। मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सकें। अपने शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फोन लगाया। उनके बेटे अमित ने फोन उठाया, लेकिन यह कहकर टाल दिया कुछ समय के बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा, और वह समय आज तक कभी नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया, उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर ही संबोधित करता हूँ। श्रवण उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशान हो गया। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से अचानक करहाने की आवाज तेज होने लगी। वे दोनों कमरे में गए, दादाजी को कुछ दवाइयां दी। इसके बाद सभी लोग रात का खाना खाकर सो गए। सुबह जब नितिन दादाजी के कमरे में गया तो देखा कि उनके प्राण निकल चुके थे। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके थे। उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके पूरे परिवार के साथ आज श्रवण भी आंसू बहा रहा था। दिल के किसी कोने में दबी हुई उसकी कोमल भावनाएं बाहर आ चुकी थी। बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा था। वो चेहरा नजर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगता। उसे ये एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर दुखी हो गए थे, क्यों वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश ना जाने की फरियाद कर रहे थे। इसी दौरान श्रवण के मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पिताजी की करुणा और वेदना से भरी हुई आवाज आई, बेटा तुम्हारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल ये वाक्य सुनने की देर थी कि श्रवण जोर जोर से रोने लगा और कुछ बोल ना पाया। उसके ठीक 2 घंटे के बाद वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। श्रवण अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को उसने उतार दिया था। उसके मन में आज अपने माता पिता के प्रति प्रेम और भी प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। वह फैसला कर चुका था कि अब वह विदेश नहीं जाएगा, बल्कि भारत में ही रहकर कोई अच्छी सी नौकरी करेगा और अपने माता पिता की सेवा करेगा। अपने घर वापस जाने की ट्रेन उसने पकड़ ली। जब वह अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर उसके माँ और पिताजी खड़े थे। जैसे ही श्रवण ने उनकी ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता
4 दिन में ही चिंता के कारण सूखकर लगभग आधे हो गए थे। उनकी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर श्रवण का कलेजा मुंह को आने लगा। वह अपने माता पिता से लिपट गया और रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा? तब श्रवण ने कहा, माँ, अब मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं पर रहकर कोई नौकरी करूंगा और हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। ये सुनते ही दोनों माता पिता के चेहरे खिल उठे और फिर इसके बाद श्रवण ने वहीं पर रहकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली और अपने माता पिता के साथ रहने लगा।